नाम आता था। 10-12 दिन का समारोह था, उसमें मेरा पहला कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर मैंने आना शुरू किया बम्बई, कलकत्ता में मैं 56 में जाके बजाया। एक लाला बाबू थे, ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वहाँ पहली बार ये चलते चलते इसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। चौरासिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके गुरु जी भी वहाँ मौजूद थे, पंडित लालमणि मिश्र जी, और पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। इतने विद्वान संगीतज्ञ थे, तो उनको भी संतूर इतना अच्छा लगा, उन्होंने बाद में इस पर काफ़ी काम करके उन्होंने भी बताया उसको। मेरी पहली मुलाकात उनकी 56 में कलकत्ता में हुई। तो ऐसे जब मेरे प्रोग्राम शुरू हुए तो मुझे जो फीडबैक आना शुरू हुआ लोगों का, वो ये था कि जो आम सुनने वाले थे, तब तक मैंने इसकी टोनल क्वालिटी पे काम कर लिया हुआ था, उनको सुनने में लगे एक बड़ा मधुर साज है, बहुत अच्छा है, अलग है। कई लोग बोले जलतरंग की तरह है, हालांकि जलतरंग की रिएक्शन शुरू हुई, लेकिन संगीतज्ञों की तरफ से और म्यूज़िक क्रिटिक की तरफ से एक दूसरी तरह का रिएक्शन हुआ। उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, ये साज जो है इस पर क्लासिकल म्यूज़िक नहीं बज सकता। और जहाँ भी मैं प्रोग्राम बजाऊँ, इस किस्म के मेरे म्यूज़िक रिव्यूज़ आते थे और यही उसका रिएक्शन अक्सर होता था। तो मैं अपने पिताजी को जाके बताऊं, कभी वो मेरे साथ भी आते थे प्रोग्राम में, उन्होंने फिर भी मुझे यही कहना कि नहीं, तुमको यही बजाना है और इस पर काम करो। तो मेरी वो जद्दोजहद तरीका मैंने जारी रखा कि इस पर क्या काम किया जाए। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। अभी ख़ास जैसे चीज़ें हैं, मैंने बताया आपको कि मीट और गमक, इसका जिक्र करना बड़ा लाजमी है कि ये बहुत ज़रूरी बातें समझी जाती हैं हमारी संगीत की। और जितने बाकी के साज हैं उन पर वो गुंजाइश है वो चीज़ करने की, लेकिन ये अलग बात है कि हर साज उस चीज़ को अपने अंदाज में कहता है। सारंगी पर उसको जिस अंदाज में कहा जाएगा, सितार पर उससे अलग अंदाज से कहा जाएगा, और सरोद पर सितार से अलग अंदाज से कहा जाएगा। जैसे कि सितार पर आप तार को पर्दे पर जब खींचेंगे तो स्वर सा से गंधार रे मध्यम हो जाता है, वही चीज़ को आप सरोद पर सूत के साथ बजाते हैं कि आप उंगली के घसीट से उसको आगे ले जाते हैं। और सारंगी पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल की गज़ भी है और वो भी है। तो हर साज उसको अपनी तरह से कहता है। तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया कि इस चीज़ को इस पर कैसे निकाला जाए। तो 2-3 तरीके हैं कि जैसे आप समझ लीजिए वीणा, विचित्र वीणा जैसे बजाते हैं कि छोटा सा एक पेपर वेट लेकर के और दूसरी तरफ से आप उसको बजाएं। या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैपनीज इंस्ट्रूमेंट कोटो, कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक साइड पर थोड़ा सा उसको दबा देते हैं तो थोड़ा सा स्वर हिलता है, उससे 1-2 स्वर का फर्क पड़ता है। 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं किसी दूसरे वाद्य की साउंड प्रोडक्शन की नकल कर रहा हूं, और संतूर का अपना स्वभाव जो है वो स्ट्राइकर से बचता है। मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिस कि वो स्ट्राइकर से बजाते हुए हम स्वर पर टिक सकते हैं। वो कैसे किया जा सके, क्योंकि अगर मैं वो करता हूँ तो फिर उससे बेहतर है कि मैं वो जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाऊँ, बनस्बत इसके कि मैं उस इंस्ट्रूमेंट की कोई अधूरी सी बात लेकर के इस पर निकालूँ। मुझे वो जचा नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश के बाद स्ट्राइकर के साथ ही एक ऐसी टेक्निक की मैं कोशिश करता हूँ कि जिसमें स्वर पे हम ठहर सकते हैं। जैसे आलाप के समय अगर आप सुने तो स्वर का जो तांता है वो टूटता नहीं है। जब मैंने इस तरकीब को इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग, संगीतज्ञ भी और म्यूज़िक क्रिटिक भी, उनको ये महसूस हुआ कि वो बात अब होने लगी है जो उनको एतराज़ था कि संतूर पर ये नहीं हो सकता था। तो इस
जिद्दत कह लीजिए, एक तरीका कह लीजिए उस बात को कहने का। इससे ये फ़र्क हुआ कि लोगों ने, जो लोग पहले एतराज़ करते थे संतूर के बारे में, उन्होंने इसको मानना शुरू कर लिया। ये करीब समझिए 60 के एंड में जाकर के हुआ होगा। तो करीब 10-12 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही, और उसके बाद तो खैर फिर संतूर की यात्रा शुरू हो रही है और चल रही है अभी तक। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अभी बात आगे बढ़ेगी, आप लोग मुझे जो पूछना चाहें सवाल पूछिएगा, तो फिर कुछ और वार्तालाप हो सकता है। पंडित जी, आप ये बताएं कि जैसे संतूर आपने बजाना शुरू किया, संतूर बजता रहता है, एक तन्मयता, एक प्रभावशीलता निर्मित हो जाती है, फिर अचानक आप संतूर के तार मिलाते हैं, फिर ये क्रम लगातार चलता है, तो इससे वो जो तन्मयता, ये जो प्रभावशीलता बाधित होती है, तो क्या इस संतूर की सीमा है या इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये किसी साज के साथ भी हो सकता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि हमेशा और हर दिन होना चाहिए या होता है। क्या होता है कि हम लोगों के जितने साज हैं, तार वाद्य या तबला भी, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उनका असर उन पर होता है। तार पर असर होता है, लकड़ी पर असर होता है, और चमड़े पर असर होता है। चाहे सरोवर भी हो, अगर आप ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ का टेम्परेचर अलग है, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर उससे 6-8 डिग्री अलग होता है, तो स्वाभाविक उस पर असर पड़ता है। और बजाते बजाते भी कभी कभी होता है। हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम बेसुरा साज बजाते रहें और उसको मिलाएं ना। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया तन्मयता, तन्मयता तभी होती है जब भी आपकी कंसंट्रेशन टोटली उस तरफ हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं हो। जब हम बजा रहे हैं और कोई स्वर किसी वजह से, किसी कारण से, टेम्परेचर की वजह से या किसी वजह से अलग हो गया, तो हमारी तन्मयता वहीं टूट जाती है। जब तक हम उसको वापस ना मिला लें, मैं समझ सकता हूँ कि सुनने वालों को इसमें काफ़ी एक झटका लगता है कि वो अपने आनंद में होते हैं और सडनली ऐसा हो गया। तो या तो हम बेसुरा सांस मिलाते रहें, उसको बजाते रहें, या फिर हम उसको सुर में मिला लें। और ये रोज़ नहीं होता। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि हम ट्रैवल करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच गए और हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फ़र्क नहीं हुआ। ये कुछ समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। और कभी ऐसा होता है कि यहीं से बैठ करके बाहर जा रहे हैं और फ़र्क हो गया। लेकिन ये तो कोई भी संगीतज्ञ जिसको सुर के साथ प्यार है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसका साज बेसुरा रहे और वो उसको बजाता चला जाए। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ कि एक बार मेहंदी हसन गा रहे थे। मेहंदी हसन अपनी तरह के एक लाजवाब सुरीले गायक हैं। उनके साथ तबला बजा रहे थे, कोई प्रोग्राम चल रहा था और 2-3 बार उन्होंने उनसे कहा कि आप तबला ज़रा ठीक कर लो। फिर उन्होंने मिलाया, फिर जैसे कभी होता है स्वर फिर थोड़ा उतर गया, गर्मी बहुत थी, वीडियो की सब लाइट्स लगी हुई हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर 2-3 दफ़े कहा, तो आपके जैसा आपका रिएक्शन है सब लोगों का होता है, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि गाते गाते फिर बीच में गाना टूट जाता है और ये शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब सुर थोड़ा सा भी अलग हो जाता है तो जिसको उसकी पहचान है उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप गाना शुरू कर दिए हो, लेकिन स्टेज पर नहीं हुआ था। जैसे मैंने जिक्र किया, लालमणि मिश्रा जी ने बजाया था और मेरे ख्याल में उनको शौक़ था, उन्होंने ज़्यादा प्रोग्राम नहीं बजाया। चौरसिया जी आपको बेहतर बता सकते हैं। तो उनका
जो ख़ास वाद्य था वीणा था, लेकिन उनको ये साज अच्छा लगा, उन्होंने शौकिया इसको कुछ मरतबा बजाया होगा लेकिन लगातार, और मैंने उस दौर में किसी और का संतूर सुना नहीं। ये अन्य वाद्यों की तुलना में आज भी संतूर एक सीमित दायरे में है, इसके विस्तार के लिए आप क्या सोचते हैं? सीमित दायरे से मतलब बहुत अन्य वाद्यों की तुलना में काफ़ी कम प्रयोग हो रहा है, या देखिए ऐसा है, मतलब उतनी लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाया है, खास करके कलाकारों की श्रेणी में? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा, मेरा कहना, मेरा तजुर्बा अलग है। आप मुझे ये बताएं कि रुद्रवीणा कितनी देर से बज रही है आपके अंदाजे से? तो सबसे पुराना वाद्य पुराना वाद्य है ना, तो मतलब कितनी जनरेशन से वो बज रहा है? रुद्रवीणा को छोड़ दीजिए, सितार कितनी जनरेशन से बज रही है? विलायत खान साहब की 7वीं कौन सी पीढ़ी है? 6ठी या 7वीं? 7वीं है ना। और सितार घर घर में बजती है। लड़कियों को सब्जेक्ट अगर दूसरे डिफिकल्ट लगते हैं कॉलेज में तो सितार ले लेते हैं, इसमें पास हो जाएंगे, चाहे वो शादी के बाद फिर वो सितार पर रखी जाती है ऊपर कहीं, लेकिन सितार सब जगह बजती है, हा? उस हिसाब से संतूर को स्टेज पर आए हुए 40 वर्ष हुए और बहुत बरसों तक एक ही संतूर प्लेयर बजाता रहा। अभी चौरासिया जी बजा रहे हैं, दूसरे लोग बजा रहे हैं, लेकिन तादाद कितनी कम है। उस हिसाब से आज अगर आप रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए जो म्यूजिक कंपनीज रिकॉर्ड बनाती हैं, या जितने फेस्टिवल्स होते हैं भारत में, भारत के बाहर, सब जगह संतूर बजने लगा है। फिल्म का क्षेत्र ले लीजिए, 55 में 56 में मैंने इंट्रोड्यूस किया था जनक जनक पायल बाजे में संतूर, वी शांताराम जी की फिल्म में। आज कोई भी फिल्म का जो रोमांटिक दृश्य होता है उसमें संतूर होना जरूरी हो गया है। गज़ल आप ले लीजिए, जगजीत सिंह गा रहे हों या गुलाम अली गा रहे हों या कौन पढ़कर जो घास गा रहे हों, संतूर बजता है, दूसरे वाद्य नहीं बजते। आप कैसे कह रहे हैं कि सीमित है? नहीं, इसीलिए क्योंकि 40 बरस में जिस साज ने इतना रास्ता तय कर लिया, उसको अब कंपेयर करिए 6 जनरेशन के बाद वो साज क्या करेगा? समझे आप? फ्लाइट का भी ख्याल रखिएगा, फ्लाइट का टाइम का ख्याल रखिएगा। एक बार फ़ोन करके पूछना, क्या मालूम लेट भी हो। 433 बॉम्बे कि बजाने वाले ज़्यादा नहीं हैं। नहीं, हाँ, इसके लिए विस्तार की योजना के लिए और आप क्या कर रहे हैं? जैसे कोई खासकर संगीत महाविद्यालयों में अभी इसकी शिक्षा बहुत कम शुरू ही नहीं। हाँ, वो समय लगेगा। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले सुनने वाले पैदा होने चाहिए, है? और मैं समझता हूँ कि और सुनने वाले भी, अगर युवा वर्ग लोग जिसको सुन रहे हैं, आज हमारे संगीत को अगर युवा वर्ग सुन रहा है तो संगीत हमारा सुरक्षित है। तो मेरा तजुर्बा तो ये है कि मैं जहाँ भी बजाता हूँ ज़्यादातर सुनने वाले मेरे युवा वर्ग के हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं सुनने के लिए, और इतने लोग जब उसको सुन रहे हैं तो ये भी तरीके पैदा हो जाएंगे कि स्कूल कॉलेजेस में भी सिखाना शुरू करें। लेकिन जिस हद तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, मैं समझूंगा कि मैं उससे मतलब संतुष्ट हूँ जो पॉपुलैरिटी इसकी 40 बरस में हुई है। ये तो मैं तो इसको मिरेकल कहता हूँ कि इतना संभवतः नहीं हो सकता था। ये मेरे गुरु पिता का आशीर्वाद है या कैसे भी हुआ है, मेरे करने से नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि एक आदमी के करने से इतनी सी बातें नहीं हो जाती कि एक साज जो कभी नहीं बजा था, जिसकी अपनी लिमिटेशंस थी, और वो 40 बरस के अंदर अंदर वो अपनी जगह बना ले और सब जगह बजने लगे और बेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड्स भी हो जाएं और ये भी हो जाए,
ये एक आदमी के करने से नहीं होता, और जो आदमी ऐसा सोचता है मूर्ख है वो। तो मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूँ, ये मिरेकल है और 40 बरस में हुआ है। अच्छा, लोक जीवन में जो संतूर कश्मीर में है, क्या उससे उसके रूप और उसके प्रकार से मिलते जुलते और वाद्य आसपास के इलाके में है? हाँ, भट्ट साहब ने जो सवाल पूछा है, ये एक ऐसा साज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की बात है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इससे मिलते जुलते साज हैं। और पूरी रेंज आप देखिए, कश्मीर से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, तो चाइना में भी इससे मिलता जुलता साज है, उसको यांगचिन बोलते हैं वहाँ पर। अभी आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चले जाइए, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, जो रशिया के हिस्सा थे, वहाँ पर भी ये साज है। और इधर ईरान में भी है, ईरान और इराक में। और उससे आगे आप निकल जाएं, एक थ्योरी तो ये भी है कि जिप्सी लोग जो हैं इंडिया से बाहर गए, और हो सकता है कि वो लोग अपने साथ में ले गए इस साज को। अब तो ये भी मानते हैं कि जिप्सी लोगों की जो भाषा है हमारे नॉर्थ इंडियन भाषाओं से उसका मेल जोल है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको वही बताना भूल गया कि चाइना, रशिया, इराक, ईरान, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड और अमेरिका और कई और कंट्रीज में इससे मिलते जुलते साज हैं। और ज़्यादातर कंट्रीज में सिवाय जर्मनी और ईरान को छोड़ करके लोक संगीत बजता है। आयरिश फोक म्यूज़िक बजाते हैं और अपना हंगेरियन फोक म्यूज़िक बजाते हैं, जिसमें काफ़ी जिप्सी म्यूज़िक का प्रभाव है। लेकिन ईरान वाले जो हैं वो पर्शियन क्लासिकल म्यूज़िक बजाते हैं। और जर्मनी में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक के कंपोज्ड म्यूज़िक हमको मिलते हैं, हकब्रेक, जिसको कि हकब्रेक बोलते हैं जर्मनी में। तो ये एक ऐसा साज है। और दूसरा बांसुरी, हमारे भारत का वो भी लोकवाद्य है, जिसके मिलते जुलते साज आपको दुनिया भर में मिलते हैं। आप ईरान चले जाइए, वहाँ भी बांसुरी का एक मिलता हुआ रूप है। जापान में है, शाकुहाची है, दुनिया भर में है। संतूर के भी ऐसे, अभी नवंबर पिछले साल मैं एक फेस्टिवल में गया हुआ था जर्मनी में, म्यूनिख में। 3 दिन का फेस्टिवल था और वहाँ पर 3 दिन तक संतूर के ही प्रोग्राम थे। मेरा मतलब है कि इससे मिलते जुलते जो साज है उसमें इन सब देशों के लोग थे, स्विट्ज़रलैंड से भी थे, फ्रेंच भी थे, और रूप थोड़े थोड़े अलग हैं। तारें किसी में कम हैं, किसी में और कम हैं। जर्मन संतूर में कभी 100 से ज़्यादा तार भी मिलते हैं और कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ी रिसर्च की बात है कि इतनी सारे देशों में यही मिलते जुलते साज हैं, और भारत के बाकी के जो साज हैं वो उनका मेल जोल उधर नहीं है। सितार से मिलता जुलता साज ईरानी म्यूज़िक में है, पर्शियन म्यूज़िक में है, वो बजाते हैं। लेकिन संतूर के मिलते जुलते साज बहुत विश्व भर में। और कोई किसी अनुष्ठान या किसी ऐसे जो कि धार्मिक, जब आप ध्वनि ही सुनते हैं तो आपको सबसे पहले याद आती है पानी की, आबशार की, वाटरफॉल की। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ। राजस्थान में आप सुनते हैं सारंगी का छोटा रूप, उसकी अपनी अलग ध्वनि है। तो लोक संगीत को अगर आप स्टडी करें, अभी आप पंजाब का लोक संगीत सुने और बंगाल का लोक संगीत सुने, तो दोनों जो हैं उनमें अलग अलग, बिल्कुल मूड ही अलग है।
और वो वहाँ के लोगों के, वहाँ के वातावरण की पूरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वो सुनने से ही आपको वहाँ का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो संतूर साज को सुनने से ही आपको वादी या आउटडोर एटमॉस्फेयर और नेचर और इसका प्रभाव लगता है। तो वो साज, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसी जगहों पर ऐसे ही साज या ऐसा ही संगीत डेवलप हुआ जो वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। कोई और? नहीं लगता कि मैंने जो किया वो कंप्लीट हो गया, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब मैंने इसका रास्ता ढूंढना शुरू किया तो इसका रास्ता बना नहीं था। मेरा बहुत वक्त लग गया इसका एक रास्ता अपनाने में। रास्ते से मेरा मतलब है उसकी टेक्निक बनाने में। और अभी जो लोग मेरे पास सीख रहे हैं और जो लोग मेरे से उम्र में छोटे हैं और उनको काफ़ी समय और भी और होगा बजाने का, तो उनके पास इतना रास्ता तय किया हुआ सामने पड़ा है, तो मेरे से आगे जाएंगे वो लोग, कोशिश करते रहें, जरूर होगा। अच्छा, एक सवाल और भी था कि कश्मीर में एक ही घराना है, एक फैमिली ऐसी है जिनके फैमिली में ये ट्रेडिशन है कि वो संतूर बनाते हैं। और बहुत कश्मीर के इंटीरियर में जाकर के जैना कदल एक मोहल्ला है, जैना कदल में वो रहते हैं। और मेरे पास संतूर जो भी मैं बजा रहा हूँ, इस वक्त जो संतूर मेकर है कश्मीर में, उसके दादा के हाथ का बना हुआ है। और वो फैमिली जनरेशन से संतूर बनाते चले आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने अभी संतूर बनाना शुरू कर दिया है बाहर, दिल्ली में बनता है, बम्बई में बनता है, कलकत्ता में बनता है। लेकिन उस फैमिली के पास कुछ ऐसी पुरानी मतलब तरीके उनको मालूम है कि वो जो साज बनाते हैं उसकी टोनल क्वालिटी कुछ अलग होती है। और अभी मैं वही पिछले दिनों एक जगह सेमिनार चल रहा था, तो ये इसको संरक्षण मिलना चाहिए ताकि